हम लोगों ने अभी तक 37 एफोरिज्म तक पढ़ा। जहाँ से हम लोग मेनली पढ़ना स्टार्ट करते हैं 36 एफोरिज्म से, ठीक है। 35 36 एफोरिज्म, जहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं अगर दो डिसिमिलर डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, मतलब दो अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं 35 एफोरिज्म से। और 26 एफोरिज्म में पढ़ा था कि सिमिलर होगा। अगर सिमिलर हुआ तो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन वीकर डायनेमिक अफेक्शन को क्या कर देता है, एक्सटिंग्विश कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ 35 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एग्ज़ाम में हम लोग के क्वेश्चन भी आता है इसका, और MCQ में भी पूछा जाता है कि अगर दो डिफरेंट डिजीजेस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसकी हम लोगों ने 3 पॉसिबिलिटी पढ़ी थी। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कैसा है, एक वीकर डिजीज़ है, सिंपल सी बात है, एक डिजीज़ है। अब वीकर स्ट्रॉन्गर हमको नहीं पता, एक डिजीज़ कंडीशन है। और जो नई डिजीज़ आ रही है अगर वो डिसिमिलर है बट इसके कंपैरिजन में या तो जो नई डिजीज़ है इक्वल स्ट्रेंथ की है या फिर वीकर स्ट्रेंथ की है, तो हमारी बॉडी उस नई डिजीज़ को इंटर ही नहीं करने देती। हमारी बॉडी नहीं, जो पहले से डिजीज़ है हमारे बॉडी के अंदर, वो उसे इंटर ही नहीं करने देती, उसे क्या कर देते हैं, रिपेल कर देती हैं। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, 36 एंड 37 एफोरिज्म में। 36 में हनीमैन सर एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे लैरी सर थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी 36 38 में, हमारी बॉडी के अंदर जो ओरिजिनल डिजीज़ है, अगर बाहर से कोई नई डिजीज़ डिसिमिलर आ रही है, अगर ओरिजिनल के इक्वल स्ट्रेंथ की है या फिर वीकर है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर डिजीज़ है उसे इंटर नहीं करने देती है, रिपेल आउट कर देती है। बट आज जो हम लोग पढ़ेंगे 38 एफोरिज्म, उसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज़ कंडीशन थी, एक डिजीज़ है। अब जो नई डिसिमिलर डिजीज़ आ रही है इसके कंपैरिजन में कैसी स्ट्रॉन्गर है, तब क्या होगा, तो ये जो स्ट्रॉन्गर डिजीज़ है वीकर को क्या करती है, दबा देती है। और जो स्ट्रॉन्गर डिजीज़ है इसका जो भी ड्यूरेशन होता है 7 दिन 10 दिन 12 दिन 14 दिन, अपने कोर्स ऑफ रन को कंप्लीट करती है। जब ये चली जाती है उसके बाद जो ओरिजिनल डिजीज़ है वो लौट कर आती है। बट ये चीज़ हमें ज़्यादातर किस केस में ऑब्जर्व करने को मिलता है, एक्यूट डिजीज़ में। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। जब हम लोग 38 एफोरिज्म का सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे हनीमैन से लिखते हैं कि एक्यूट केस में हमें ऐसा तरह देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पहले से डिजीज़ है उसके कंपैरिजन में एक्यूट कोई नई डिजीज़ आती है जो कि क्या है, स्ट्रॉन्गर है, तो वो वीकर वाले को सस्पेंड कर देती है। इसका जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो अपने रन को पूरा करेगी या फिर इसे क्योर कर दिया जाए। जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी पहले से डिजीज़ है वो क्या होगी, अपने आप का कंप्लीट करेगी, उसका जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा। बट अगर ये क्रॉनिक केस हो जाए कि हमारे बॉडी के अंदर पहले से भी एक डिजीज़ कंडीशन थी, अब जो नई डिजीज़ आ रही है वो क्या क्रॉनिक केस है, मतलब वो लंबे समय तक हमारे बॉडी के अंदर पड़े रहेगी, तो वो हमारी बॉडी के अंदर डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज बना लेते हैं, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एफोरिज्म 40 में पढ़ेंगे, 40 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 38 और 39 में क्या पढ़ेंगे, हमारी बॉडी के अंदर अगर पहले से कोई डिजीज़ है उसके कंपैरिजन में जो नई डिजीज़ आ रही है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है, तो नई वाली डिजीज़ अपने कोर्स ऑफ रन को पूरा करेगी, उसके बाद ओरिजिनल जो डिजीज़ है वो फ्लरिश करेगी। और ये चीज़ हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है एक्यूट डिजीज़ के केस में, ठीक है। बट अगर ये दोनों डिजीजेस लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रह जाएं तो ये दोनों मिलकर डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बना लेती हैं, या फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को क्या कर लेती हैं, ऑक्युपाई कर लेती हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे 40 एंड 41 एफोरिज्म में, ठीक है। तो 38 एफोरिज्म में पढ़ने क्या वाले हैं ये समझेंगे, और डिजीज़ कौन सी स्ट्रॉन्गर होगी, किस स्टेज में स्ट्रॉन्गर होगी, वो हम लोग पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। अब देखो 38 एफोरिज्म हनीमैन से लिखते क्या है, और द न्यू डिसिमिलर डिजीज इज स्ट्रॉन्गर, जो नई डिसिमिलर डिजीज है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। हमारी बॉडी के अंदर पहले से एक डिजीज है,
इसके कंपैरिजन में जो नई डिजीज आ रही है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। इन दिस केस, ऐसे केस में क्या होगा, डिजीज अंडर विच द पेशेंट ओरिजिनली लेबर्ड, ऐसे केस में जो डिजीज पहले से पेशेंट के अंदर थी, बीइंग द वीकर विल बी केप्ट बैक, वो क्या हो जाएगी, वहीं रुक जाएंगी। एंड सस्पेंडेड बाय द असेसन ऑफ द स्ट्रॉन्गर, जब इस स्ट्रॉन्गर डिजीज का असेसन होगा, आगमन होगा, ये बॉडी के ऊपर क्या करेगी, असैसिनेट करेगी, अटैक करेगी, तो जो वीकर है वो क्या हो जाएगी, सस्पेंड कर जाएगी। अनटिल द लेटर सेल हैव रन इट कोर्स, लेटर किसके लिए, जो नई स्ट्रॉन्गर आ रही है, जब तक ये जो स्ट्रॉन्गर वाली थी या तो अपना रन इट कोर्स, इसका जो भी टाइम ड्यूरेशन है, मान लो एक्यूट स्मॉल पॉक्स का केस है, ठीक है, तो ये अपना 14 दिन पूरा करेगा और बीन क्योर्ड, या फिर इसे ठीक कर दिया जाए, तब जो ओरिजिनल डिजीज थे बॉडी के अंदर वो क्या होगी, दोबारा लौट के आएगी। एंड देन द ओल्ड वन रीअपियर, जो पुरानी थी वो क्या है, दोबारा से रीअपियर होगी एंड अनक्योर्ड, और वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती रहेगी। ऐसा में ये चीज़ 38 एफोरिज्म में है। तो पहला केस हमारा था कि अगर बॉडी के अंदर एक डिजीज़ है, उसके कंपैरिजन में नई डिजीज़ आ रही है, वो क्या है, वीकर है या फिर इक्वल स्ट्रेंथ की है, तो हमारे जो ओरिजिनल डिजीज उसे इंटर ही नहीं करने देगी। वो हम लोग 36 और 37 में पढ़ते हैं। आज जो पढ़ रहे हैं 38 का, हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ है उसके कंपेयर में जो नई डिजीज़ आ रही है वो कैसी है, स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर क्या कर देगी, इसको सस्पेंड कर देगी जब होगा, और इसका भी जो भी रन ऑफ कोर्स है, जितना भी टाइम ड्यूरेशन ये बॉडी के अंदर रहेगी, अपने रन ऑफ कोर्स को पूरा करेगी, उसके बाद ये क्या करेगी, बैक हो जाएगी। उसके बाद ओरिजिनल डिजीज क्या करेगी, फ्लरिश करेगी हमारी बॉडी के। तो देखो हनीमैन क्या लिखा है, ओल्ड वन रीअपियर अनक्योर्ड, ठीक है। अब देखो हम लोग इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है, कि हनीमैन सर ने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, 38 एफोरिज्म में एग्जाम्पल दिए गए उसके, ठीक है। देखते हैं। तो हनीमैन सर ने पहले बोला, 2 children affected with a kind of epilepsy remained free from the epileptic attack after the infection of the ringworm, ब्रैकेट में टीनिया। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं टीनिया कैपिटालिस, ठीक है, सॉरी टीनिया कैपिटिस, टीनिया यूनिवर्सैलिस, ठीक है, टीनिया कॉर्पोरिस। तो टीनिया क्या है, रिंगवर्म का इन्फेक्शन। तो हनीमैन सर कहते हैं कि इसको टुलिपस थे, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब एक 2 बच्चों के अंदर रिंगवर्म का आया, रिंगवर्म का असेसन हुआ, जो एपिलेप्सी थी दोनों बच्चों के अंदर वो क्या हो गई, सस्पेंड हो गई। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे कि नई डिसिमिलर डिजीज़ के आने से जो कि स्ट्रॉन्गर होती है, तो ओरिजिनल जो पुरानी डिसिमिलर डिजीज़ है वो क्या हो जाती है, रिमेन्स फ्री हो जाती है। तो वहीं पर हनीमैन सर कह रहे हैं कि ये चीज़ टुलिपस ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, टुलिपस क्या है, डॉक्टर का नाम है, कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि रिंगवर्म के आने से एक काइंड ऑफ एपिलेप्सी रिमेन्स फ्री, एपिलेप्सी से दोनों बच्चे क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो इस केस में क्या, जो एपिलेप्सी थी वो क्या थी, वीकर हो गई, और जो रिंगवर्म है वो स्ट्रॉन्गर डिसिमिलर डिजीज थी, किसके कंपेरिजन में, एपिलेप्सी के कंपेरिजन में। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल स्कर्वी का है, ठीक है, इसे ऑब्जर्व किसने किया, स्कॉफ ने। तो वो बताते हैं कि स्कर्वी के होने से इच जो पहले से था वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। द इच एज स्कॉफ साहब थे, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया था कि अगर किसी को स्कर्वी आया तो इच डिसअपियर हो गया। तो इच क्या है, एक वीकर डिजीज है, और स्कर्वी क्या, जो नहीं है, स्ट्रॉन्गर है, वो वीकर को उसने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया उसके असेसन से। उसी तरह वायलेंट टाइफस होने से जो पल्मोनरी थीसिस थी, पल्मोनरी थीसिस क्या है, टीबी, पल्मोनरी टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं, टीबी का इन्फेक्शन, ठीक है, पल्मोनरी टीबी क्या हो गई, चेक हो गई, मतलब रुक गई एक वायलेंट टाइफस होने से। और किसी को मेनिया का अटैक पड़ा, तो जो कंजप्टिव पेशेंट था, कंजप्टिव पेशेंट का क्या मतलब है, ये भी टीबी है एक तरीके की, ठीक है। तो टीबी क्या हुआ, रुक गई बीमारी मेनिया के अटैक से, ठीक है। और आगे हनीमैन सर किसका एग्जांपल देते हैं, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का देखते हैं। कहते हैं कि ये जब दोनों प्रिवेल हुआ था एट द सेम टाइम,
तो स्मॉल पॉक्स क्या करती थी, मीजल्स को चेक कर देती थी। किसी पेशेंट को मीजल्स हुआ था तो स्मॉल पॉक्स के आने से वो क्या हो गया था, रुक गया था। और इसका अपोजिट एग्जाम्पल भी देते हैं हनुमान सर कि मीजल्स के आने से स्मॉल पॉक्स रुक गया था 4 दिनों के लिए। और ये चीज़ किसने ऑब्जर्व की थी, मैंगेट ने। तो देखो हमारे दिमाग में एक जो पहले से सेट है कि जैसे हम लोग माइंड में तुरंत आता है कि ये कैसे कह देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि HIV का, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि HIV तो बड़ी बीमारी है, अगर किसी को HIV हो जाए तो डायबिटीज ठीक हो जाना चाहिए या किसी को फीवर आना ही नहीं चाहिए। बट ये कहना, ये पहले से ही मान लेना कि HIV बहुत बड़ी बीमारी है, ये गलत है। नेचर में जो चीज़ है वो चीज़ ऑब्जर्व की गई है, ठीक है। तो हम लोग पहले से नहीं मान सकते कोई चीज़ कि कौन सी बीमारी स्ट्रॉन्गर है या फिर कौन सी वीकर है। अगर ये चीज़ हम पहले से मान लेते हैं कि ओके HIV बड़ी बीमारी है या फिर इस तरीके का फीवर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो गलत होगा, हम प्रेजुडाइज हो जाएंगे। जबकि हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन करने से पहले, समझने से पहले अनप्रेजुडाइज होना पड़ता है। तो वही केस है, हनुमान सर ने ये सारे नेचर में जो दूसरे लोगों द्वारा ऑब्जर्व किए गए, जो समझे गए, उसको लेकर हनुमान सर समझाते हैं कि रिंगवर्म से आने से किसी पेशेंट की एपिलेप्सी ठीक हो रही है। ये चीज़ टुलिपस ने ऑब्जर्व की, तो वो कौन सी स्टेज में आई, किस स्टेज में आई, वो भी मैटर करता है। जैसे स्मॉल पॉक्स और मीजल्स को लेकर हम लोग जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, तो हम लोग के दिमाग में सबसे ज़्यादा भसड़ इस चीज़ की मिलती है कि स्मॉल पॉक्स से ज़्यादा बड़ी बीमारी है या फिर मीजल्स से बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो वो बीमारी बड़ी नहीं है, वो किस स्टेज में है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्मॉल पॉक्स 6 या 7वें दिन अपने पीक पर होता है, तो उस समय मीजल्स बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। जब वीकर रहेगा उस समय मीजल्स अटैक कर सकता है। तो वही सारे एग्जाम्पल हनुमान से लिखते हैं। जैसे पहला दिया कि स्मॉल पॉक्स से मीजल्स ठीक होता है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हनुमान से देते थे कि मीजल्स से स्मॉल पॉक्स ठीक होता है, जो कि सस्पेंड हो जाता है 4 दिनों के लिए। उसके बाद फिर एग्जाम्पल देते हैं कि मीजल्स से स्मॉल पॉक्स सस्पेंड हो जाता है, बट कितने दिन के बाद, 6 दिन के बाद। मतलब स्मॉल पॉक्स अपना पीक अटेंड कर लिया 5वें, 6ठे, 7वें दिन, उसके बाद मीजल्स आया ना, तो मीजल्स ने स्मॉल पॉक्स को सस्पेंड कर दिया। तो उस केस में क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स जो 5वें, 6ठे, 7वें दिन था, उस दिन वो वीकर था, और उस समय मीजल्स आया वो स्ट्रॉन्गर था, तो स्ट्रॉन्गर ने वीकर को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो किस समय हो रहा है या किस स्टेज पर नई बीमारी आ रही है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसी के देखो एग्जांपल हमें सब लिखते हैं कि एपिडेमिक ऑफ मीजल्स, मीजल्स की जब महामारी फैली तो 4th और 5th डे अनटिल इट कंप्लीट इट्स कोर्स। जब एपिडेमिक्स ऑफ मीजल्स फैला तो 4-5 दिनों तक, जब तक मीजल्स ने अपना रन ऑफ कोर्स पूरा नहीं कर लिया, स्मॉल पॉक्स दोबारा लौटकर नहीं आया। उसी में देखो हनुमान सर और एग्जांपल बताते हैं काउपॉक्स का, कि जो काउपॉक्स है वो स्कारलेटिना ऑफ सिम्टम, स्कारलेट फीवर क्या होता है। तो हम लोग आजकल उसको पढ़ते हैं किस नाम से, GABHS बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसे हम लोग सोर थ्रॉट में पढ़ते हैं, पैथो में पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया। तो सिंडम एक जगह थी जहाँ पे स्कारलेट फीवर फैला, तो उसे किसने रोक दिया, काउपॉक्स ने। और उसी का उल्टा एग्जाम्पल भी हनुमान सर बताते हैं कि स्कारलेटिना ने काउपॉक्स को सस्पेंड कर दिया था 8th डे पे। मतलब काउपॉक्स का लगभग जो ड्यूरेशन होता है 21 दिन का होता है। तो स्कारलेटिना ने जब आई, वो महामारी फैली, तो काउपॉक्स को उसने 8वें दिन सस्पेंड किया। मतलब क्या हुआ, जो 8वां दिन होता है काउपॉक्स का, वो उस दिन वीकर होता है एज कंपेयर टू स्कारलेटिना। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्कारलेटिना बड़ी बीमारी है काउपॉक्स है, बट वो किस दिन हो रही है, किस स्टेज में है, किस पेशेंट है, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हमारा क्या था कि टीनिया ने एपिलेप्सी को सस्पेंड कर दिया था, टुलिपस ने ऑब्जर्व किया। स्कर्वी ने इच को डिसअपियर कर दिया था, इसे स्कॉफ ने ऑब्जर्व किया। वायलेंट टाइफस ने टीबी को सस्पेंड कर दिया था। मेनिया ने
कंजम्पटिव पेशेंट है, जिसे क्या हम कह सकते हैं टीबी है, तो मेनियन ने वहाँ दोबारा टीबी को सस्पेंड कर दिया था। और स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का एग्जांपल पढ़ते हैं कि स्मॉल पॉक्स ने मीजल्स को सस्पेंड कर दिया और मीजल्स ने स्मॉल पॉक्स को भी कर दिया, बट कौन सा था, 4 दिन के लिए। ये किसने ऑब्जर्व किया, मैंगेट ने ऑब्जर्व किया था। और मीजल्स ने स्मॉल पॉक्स को दोबारा से सस्पेंड किया, लेकिन कितने दिन, 6 दिनों के बाद, ठीक है। और एपिडेमिक ऑफ जो मीजल्स होता है वो जब तक 4-5 दिन का अपना ड्यूरेशन पूरा नहीं कर लेता, वो स्मॉल पॉक्स को लौट के आने नहीं देता। उसके बाद काउ पॉक्स और स्कारलेटना का एग्जांपल था कि काउ पॉक्स स्कारलेटना ऑफ सिंडम जो था, वहाँ पर काउ पॉक्स ने उसे सस्पेंड कर लिया था, ठीक है। तो उस केस में क्या था, स्कारलेटना हमारी वीकर बीमारी हो गई एज कम्पेयर टू काउ पॉक्स, और स्कारलेटना ने दोबारा काउ पॉक्स को सस्पेंड कर दिया था 8th डे पे। उसी तरह कॉल्टन ने ऑब्जर्व किया कि मीजल्स काउपॉक्स को सस्पेंड कर देती है जब 8वें दिन काउपॉक्स क्या होता है, अपने क्लाइमेक्स पे होता है, ख़त्म होने वाला रहता है, तो मीजल काउपॉक्स को 8वें दिन सस्पेंड कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी बीमारी किस दिन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो देखो जो हम लोग पढ़ते हैं कि 2 children affected with a kind of epilepsy remained free from the epilepsy attack of the infection of the ringworm। रिंगवर्म आने से एपिलेप्सी रुक गई, ठीक है। एपिलेप्सी और टुलिपियस ने ऑब्जर्व किया था ये वाली चीज़, और स्कॉफ ने को ऑब्जर्व किया था स्कर्वी के आने से काइंड ऑफ इच वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसी तरीके से हम लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, कहाँ तक, लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद हनीमैन सर अपना बताना शुरू करते हैं, क्या चीज़, इवन आफ्टर आई माई सेल्फ सॉ द मम्स का जो इन्फेक्शन होता है इमीडिएटली डिसअपियर व्हेन द काउ पॉक्स इनोकुलेशन हैज़ बीन टेकन इफेक्ट। तो हनीमैन सर कहते हैं मैंने खुद से देखा ये चीज़ कि मम्स गायब हो जाता है अगर किसी को काउपॉक्स का इन्फेक्शन हो जाए एंड है नियरली इट अटेंड इस हाइट, और वो अपने पूरे हाइट को अटेन कर लें। It was until the complete termination of the cowpox and the disappearance of the risk allele that has been febrile tumefication of the parotid and submerging gland that is caused by the peculiar miasm reappear and run its regular course of the 7 day। और जब टर्मिनेशन हो जाता है काउपॉक्स का, तो ये जो मम्स का इन्फेक्शन होता है जिसमें पैरोटिड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड या फिर टेस्टिस का जो फूल जाते हैं, तब ये अपना रन ऑफ कोर्स पूरा करता है। तो इस केस में क्या हमें समझ में आया कि ये जो काउ पॉक्स था वो स्ट्रॉन्गर था किसके कंपैरिजन में, मम्स के कंपैरिजन में। तो देखो ये सारी जो चीज़ें थी आखिरी लाइन में हनीमैन से इसको कंक्लूड करते हैं, and thus it is with our dissimilar disease the stronger suspend the weaker one। हर जगह stronger weaker one को suspend कर देती है when they do not complicate one another, जब दोनों वो एक दूसरे को complicate नहीं करते, which is seldom the case with the acute disease। और ऐसा हमें acute disease में देखने को मिलता है कि 2 dissimilar बीमारियां एक दूसरे के अंदर complicate नहीं करती, बजाय वो क्या कर देती हैं, स्ट्रॉन्गर वीकर को सस्पेंड कर देती हैं, बट दे नेवर क्योर वन अनदर, ठीक है। बट अगर यही केस क्रॉनिक हो जाए कि स्ट्रॉन्गर जो डिजीज़ आई वो डिसिमिलर है बट बॉडी में लंबे समय तक इफेक्ट करती है, तो वो आगे चल के डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बना देती है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे 40 एफोरिज्म में, आया समझ में। तो एक्यूट केस में हमें ज़्यादातर देखने को क्या मिलता है कि स्ट्रॉन्गर वीकर वन को सस्पेंड कर देती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये 38 एफोरिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो एग्जाम्पल है हम इसको चार्ट फॉर्म में इसलिए लिखते रहे क्योंकि पूरा पढ़ेंगे ना तो 45 मिनट लग जाएगा। तो हमने बता दिया कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है, बाकी रीडिंग मार के पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर बस इतना ही, कितना 38 एफोरिज्म।